कहानी की शुरुआत रोग के जमीन पर घायल पड़े होने से होती है। जब वो उठकर बैठता है तो उसकी छाती में तेज दर्द उठता है। उसकी पसलियां टूट चुकी हैं। उसके आसपास उसके साथी बिखरे पड़े हैं, जख्मी हैं और उनमें से एक अभी भी उन अनडेड के साथ जूझ रहा है। ठीक उसी पल डीमन किंग की ताकत अपना रंग दिखाती है और जमीन के नीचे से अनगिनत मुर्दा फौज को बुला लेती है। देखते ही देखते उनके सामने एक पूरी की पूरी अनडेड आर्मी खड़ी हो जाती है। इस मंजर को देखकर रोग अपने असली रूप एक कंकाल में बदल जाता है। वो अपने प्रीस्ट साथी की तरफ चिल्लाता है जिसने स्थिति को भांप लिया था और लड़ने के लिए ताकत मांगता है। प्रीस्ट तुरंत जवाब देता है और रोग को शक्ति प्रदान करता है। नई ताकत से भरकर रोग आगे बढ़ता है और एक एक करके उन मुर्दों को काटना शुरू कर देता है। लड़ाई जारी रहती है लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अचानक रोग के एक साथी के पीछे डीमन किंग खुद प्रकट होता है और हमला कर देता है। गनीमत ये रही कि वो हमला बाल बाल बच जाता है। इससे पहले कि डीमन किंग दूसरा जानलेवा वार कर पाता, हीरो उस पर जवाबी हमला कर देता है। हीरो उसकी एक बांह काट देता है और अपनी तलवार तानते हुए इस लड़ाई को खत्म करने का ऐलान करता है। लेकिन डीमन किंग की कटी हुई बांह तुरंत दोबारा जुड़ जाती है। वो बिजली की रफ्तार से झपटता है और हीरो को जकड़ लेता है। हीरो को लगता है कि दुश्मन खुद को उड़ाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन तभी रोग कूद कर बीच में आ जाता है। अपने साथी को देखकर वो मुस्कुराता है, डीमन किंग का हाथ काट देता है और निडर होकर ऐलान करता है कि अगर मौत निश्चित है तो वे उसका सामना साथ मिलकर करेंगे। रोग अपने सबसे ताकतवर तकनीक ट्रांजिशन ऑफ द अबिस का इस्तेमाल करता है। इस हमले की ताकत इतनी भयानक थी कि उसके अपने साथी भी सन्न रह जाते हैं। जब धूल छटती है तो रोग बड़ी मुश्किल से खड़ा दिखाई देता है। हीरो को राहत मिलती है कि उसका साथी सुरक्षित है, लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि रोग की एक बाह कट चुकी है। इसके बावजूद डीमन किंग अभी भी जिंदा है। वो उन पर तंज कसता है, पूछता है कि क्या ये सब एक बेमतलब की मौत के अलावा कुछ नहीं था। गुस्से में रोग डीमन किंग के चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है, लेकिन दुश्मन उसे बुरी तरह जमीन पर पटक देता है और अपने भारी भरकम हाथ के नीचे दबा लेता है। ये देखकर प्रीस्ट आगे आता है और हीरो को दैवीय शक्ति देता है। हीरो पूरी ताकत से दौड़ता है और अपनी पवित्र तलवार और प्रकाश की शक्ति से एक ऐसा वार करता है जो डीमन किंग को दो टुकड़ों में काट देता है। उसका शरीर ढहकर जमीन पर गिर जाता है। प्रीस्ट पूछता है कि क्या वे सुरक्षित हैं, लेकिन हीरो उसे पास बुलाता है। जब प्रीस्ट दौड़कर वहां पहुंचता है तो देखता है कि रोग का शरीर अपने आप ठीक हो रहा है। ठीक उसी पल डीमन किंग फिर से बोलता है। वो पूछता है कि क्या उन्हें उसका आशीर्वाद ठीक से मिला। अपनी घबराहट को स्वीकारते हुए वो बताता है कि ये सब तो होना ही था। हीरो हैरान होकर देखता रह जाता है जब डीमन किंग समझाता है कि उसका शरीर अपना काम पूरा कर चुका है और अब नष्ट हो रहा है। वो उनकी जीत का ऐलान करता है। उसका सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अपने आखिरी पलों में वो एक अंतिम संदेश देता है। वो चेतावनी देता है कि अनगिनत विकल्प उनका इंतजार कर रहे हैं, निराशा उनका पीछा करेगी और जब जिम्मेदारियों के बोझ तले वे दबने लगेंगे तब भी उन्हें रुकना नहीं चाहिए। वो प्रार्थना करता है कि उनके सफर का अंत उसकी तरह ना हो, क्योंकि वो और उसकी प्रजा खालीपन और मूर्खता में जिए थे। इसके साथ ही उसका शरीर शून्यता में विलीन हो जाता है। इस तरह हीरो और डीमन किंग के बीच की वो जंग खत्म हुई जिसने दुनिया की तकदीर का फैसला किया था। उसके बाद के दिनों में वक्त जैसे धुंधला सा हो गया। विजर्ड को जादुई स्कूल के हेडमास्टर ने पकड़ लिया और उसकी पढ़ाई के लिए वापस भेज दिया। एल्फ अपनी सुदूर जमीन के लिए घर वापसी के सफर पर निकल गई। प्रीस्ट ने अलविदा कहा और एक बार फिर दुनियादारी से दूर हो गए और बाकी भी अपनी अपनी जगहों पर लौट गए। वो झूठी रोशनी फीकी पड़ गई और जीवन सूरज के नीचे ऐसे चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से डर गायब हो गया और शांति का एक लंबा दौर शुरू हुआ। 150 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है। जंगल के अंदर गहराई में रोग एक पेड़ के नीचे बैठा है। उसका शरीर अब पूरी तरह से कंकाल बन चुका है और वो सदियों का बोझ उठाए हुए है, क्योंकि वो इंसानी उम्र से कहीं ज्यादा जी चुका है। वो गुजरते वक्त के बारे में सोचता है। वो पहाड़ जो कभी अटूट लगते थे ढह चुके हैं, मैदान रेगिस्तान में बदल गए हैं और अब सिर्फ ऊपर चमकते सितारे और वो खुद ही स्थिर लगते हैं। उस पर थोपी गई अमरता। डीमन किंग का तथाकथित आशीर्वाद अब एक ऐसा श्राप बन गया है जो कभी खत्म नहीं होगा। वो इसके मकसद का सवाल पूछता है। वो सोचता है कि एक ऐसे अस्तित्व का क्या मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकता, एक ऐसी जिंदगी जहां उसे हमेशा अकेला रहना होगा। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है और एक टूटता हुआ सितारा आसमान को पार करता है। उस खामोश पल में एक बच्चा जंगल में भटकता हुआ आता है और रोग को देख लेता है। उस नजारे से चौंक कर वो बच्चा एक ऐसी सच्चाई का गवाह बनता है जो 150 सालों से डीमन किंग के पतन के बाद से छिपी हुई थी। वो वक्त जो एक बार रुक गया था आखिरकार फिर से बहना शुरू होता है। रोग हैरान होता है कि एक बच्चा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है और उसे अपनी ओर आते देख अचरज में पड़ जाता है। बच्चा रोग को पकड़ता है और उसका गाल खींचने लगता है। एक बोलते सितारे को देखकर वो उत्साह से भर जाता है। रोग बच्चे के इस उत्साह से थोड़ा सकपका जाता है। बच्चा कुछ देर तक रोग का गाल खींचता रहता है। रोग धीरे से बच्चे का हाथ पकड़ता है और उसे रुकने के लिए कहता है। फिर रोग बच्चे को बताता है कि उसने पहाड़ों में कई बार खोए हुए बच्चों को देखा है, लेकिन ये पहला है जो उसे इस तरह थपथपा रहा है। रोग बच्चे से पूछता है कि क्या उसे ये नहीं सिखाया गया कि जब कोई इंसान जैसा ना दिखे तो भाग जाना चाहिए। बच्चा मुस्कुराता है और समझाता है कि उसे सिखाया गया था कि किसी को उसके रूप रंग से नहीं परखना चाहिए। रोग उस जवाब से हैरान रह जाता है। वो मानता है कि काफी समय के बाद वो पहली बार भावुक हो रहा था और तभी ये अजीब बच्चा प्रकट हो गया। रोग की परेशान बात सुनकर बच्चा अपने मास्टर की पहचान पूछता है और रोग की अजीब तलवार पर गौर करता है, ये सोचते हुए कि क्या रोग एक नाइट है। रोग अपनी तलवार दिखाते हुए जवाब देता है कि वो एक शाही मैसेंजर है, यानी एक ऐसा दूत जो सम्राट के संदेशों के साथ देश भर में यात्रा करता है। रोग आगे बताता है कि वो फिलहाल एक श्रापित तलवार के साथ इस पहाड़ की रक्षा कर रहा है, लेकिन वो कोई मास्टर नहीं है। सम्राट के मैसेंजर की खबर सुनकर बच्चा बेहद उत्साहित हो जाता है और पूछता है कि क्या रोग बहुत ताकतवर होगा। रोग जवाब देता है कि बेशक वो ताकतवर है, क्योंकि उसे सम्राट के संदेशों का भरोसा सौंपा गया है। एक ऐसा काम जो हर किसी के बस की बात नहीं और जिसके लिए नेक्रोमेंसी जैसे उच्च स्तर के जादू का ज्ञान होना जरूरी है। रोग अपने जादू का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे से एक छोटा सा जानवर खींच निकालता है, जिससे बच्चा हैरान रह जाता है। बच्चा चिल्लाता है कि रोग सचमुच में बहुत ताकतवर है। फिर बच्चा रोग से विनती करता है कि वो उसे अपना शिष्य बना ले, ये कहते हुए कि वो
भी ताकतवर बनना चाहती है। रोग इस अनुरोध से उलझ जाता है। वो हंसता है और मना कर देता है, कहते हुए कि वो बस अपनी रोज की दिनचर्या से ऊब गया था और एक शिष्य की जिम्मेदारी लेना उसके लिए परेशानी होगी। निराशा में बच्चा पूछता है कि क्या कहानी में ये नहीं कहा गया था कि रोग उसे अपना शिष्य बना लेगा। बच्चा और जिद करता है। रोग के सिर को थपथपाते हुए उसे कंजूस, भावनाहीन और निर्दयी कहता है। रोग दोहराता है कि वो बाकियों के बारे में नहीं जानता, लेकिन वो कोई मास्टर नहीं है। बच्चा इससे नाराज हो जाता है। अगली सुबह रोग एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। बच्चा आता है और जोर से चिल्लाता है, जिससे रोग चौंक जाता है। रोग पूछता है कि क्या वो घर वापस नहीं जाएगी। बच्चा जवाब देता है कि वो तब तक नहीं जाएगी जब तक रोग उसे तलवारबाजी नहीं सिखाएगी। रोग गुस्से में बच्चे को जल्दी घर जाने के लिए कहता है, चेतावनी देते हुए कि उसके माता पिता चिंता करेंगे और एक कंकाल को बच्चा चुराने वाला राक्षस समझा जा सकता है। खेलते हुए बच्चा समझाता है कि उसका घर जल गया था और उसके माता पिता भी मर गए थे और उसकी माँ ने उससे कहा था कि उसे अकेले जीवित रहने के लिए मजबूत बनना होगा। बच्चे की कहानी सुनकर रोग को बुरा लगता है। बच्चा जिद करता है कि उसे मजबूत बनना है और पूछता है कि क्या रोग समझता है। जिस तरह से बच्चा रोग की ओर मुड़ता है और मुस्कुराता है, रोग उसमें अपनी परछाई देखता है। थका हारा रोग आखिरकार मान जाता है और बच्चे को बताता है कि वो उसे तलवारबाजी सिखाएगा। बच्चा हैरान और बेहद खुश होता है। रोग अपना हाथ उठाता है और कहता है कि एक मजबूत महिला के लिए एक बच्चे की विनती को बार बार मना करना शोभा नहीं देता। ये पता चलता है कि रोग एक महिला है, जो बच्चे को और भी ज्यादा हैरान करता है। बच्चा पूछता है कि क्या रोग एक महिला थी, जिससे रोग को गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहती है। बच्चा रोग को धन्यवाद देता है और उस छोटे जानवर के साथ खेलना शुरू कर देता है, जबकि रोग सोचती है कि सम्राट की प्रजा ने बहुत कष्ट सहे हैं और इस बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना सम्राट के संदेश पहुंचाने में विफल होने का प्रायश्चित होगा। रोग लकड़ी की तलवार के साथ बच्चे को तलवारबाजी सिखाना शुरू करती है। जब वे थक जाते हैं तो पेड़ के नीचे आराम करते हैं। रोग जादू से राक्षसों को बुलाती है ताकि बच्चा उनसे लड़ सके। कभी बच्चा राक्षसों का पीछा करता है और कभी वे उसका पीछा करते हैं। बाद में दोनों भूत बनने का नाटक करते हैं और एक आदमी को तब तक डराते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। वे फिर से थक जाते हैं और पेड़ के नीचे सोने के लिए लौट आते हैं। बच्चे का हाथ रोग के कंकाल वाले हाथ पर रखा होता है और वो रोग पर झुककर सो जाती है। रोग तलवारबाजी का प्रशिक्षण जारी रखती है और समय के साथ बच्चा कुशल हो जाता है। बच्चा जब रोग को देखता है तो मुस्कुराता है और रोग भी वापस मुस्कुराती है। 11 साल बाद एक दृश्य में एक लड़की जंगल की झील में नहाती हुई दिखाई देती है। रोग लड़की को बुलाती है और खाने के लिए आमंत्रित करती है। लड़की जवाब देती है कि वो तुरंत मदद करेगी। जब वे खाना बनाते हैं तो लड़की रोग को बताती है कि उसके पास कुछ गंभीर बात करने के लिए है। रोग पूछती है कि क्या बात है और टिप्पणी करती है कि वो अचानक माहौल बना रही है। साथ में खाते हुए लड़की बताती है कि जिस गांव में वो कभी रहती थी, मॉन्स्टर्स की अचानक वृद्धि के बाद उसे छोड़ दिया गया था, कि एम्पायर ने उसे त्याग दिया और वहां उम्मीद खत्म हो गई है क्योंकि सभी ने हार मान ली है। रोग इस खबर से उलझन में है। लड़की स्वीकार करती है कि वो काफी मजबूत हो गई है। रोग सीधे पूछती है कि क्या वो हीरो बनने की योजना बना रही है। ये सीधा सवाल लड़की को असहज कर देता है। रोग आगे कहती है कि 11 साल तक उसे सिखाने के बाद अब वो देख सकती है कि वो क्या सोच रही है। वो एक दोस्त को याद करती है जो लोगों की मदद के लिए हीरो बनना चाहता था। मजाक और संदेह के बावजूद ये जिद करते हुए कि लोगों को बचाने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं होती। लड़की रोग के शब्दों से बहुत हैरान होती है। रोग उत्तरी शैली की शिकार तकनीकों की एकमात्र उत्तराधिकारी और उसकी मास्टर के रूप में लड़की को एक खंजर भेंट करती है, इस उम्मीद के साथ कि वो इसे केवल अच्छे इरादों से निकालेगी। लड़की सम्मान के साथ तलवार स्वीकार करती है। रोग उसे जाने और दुनिया को बचाने का निर्देश देती है और फिर लौटने को कहती है। ये वादा करती है कि वो हमेशा वहीं इंतजार करती रहेगी। जाने के लिए तैयार लड़की अलविदा कहती है और चली जाती है। रोग सोचती है कि कितने साल लगेंगे, 5 साल, 10 साल, और संकल्प लेती है कि जब तक बच्चा वापस नहीं आता तब तक वो इस जगह की रक्षा करेगी। उसे भरोसा है कि बच्चा दुनिया को बचाएगा और वापस आएगा। लड़की के जाने के बाद रोग उदास महसूस करती है और सोचती है कि ये जुड़ाव संक्षिप्त था, एक बीता हुआ एनकाउंटर, और फिर से इंतजार करना पहले जितना डरावना नहीं लगता। रोग की सोच तब टूटती है जब कोई पूछता है कि क्या वो भी खो गई थी। विचलित होकर रोग बिना ऊपर दिखे जवाब देती है कि वो कोई मास्टर नहीं है। फिर वो मुड़ती है और लड़की को अपनी ओर आते देखती है, जो अब बुरी तरह से घायल है, लेकिन रोग का हंसते हुए स्वागत करती है। लड़की को देखकर रोग स्तब्ध रह जाती है। लड़की पूछती है कि काफी समय हो गया। लड़की का एक पैर गायब है, फिर भी वो जोर से हंसती है। लड़की रोग को बताती है कि सफर शानदार रहा, कि एम्पायर कल्पना से परे विशाल था और उसने अनगिनत नई जगहों और चीजों का सामना किया। वो मानती है कि कई मॉन्स्टर्स थे और उसने लोगों की मदद की उन स्किल्स के साथ जो रोग ने उसे सिखाई थी। लोग उसे हीरो कहने लगे, लेकिन एम्पायर ने उसे एक कांटा समझा और उसकी हत्या का आदेश दे दिया, उसे शाही सत्ता के लिए एक बाधा घोषित करते हुए। रोग अचानक लड़की को गले लगा लेती है, जिससे वो हैरान हो जाती है। लड़की माफी मांगती है, कहती है कि उसे चक्कर आ रहा है। फिर रोग को कसकर पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या रोग ठीक थी और क्या उसके जाने पर रोग रोई थी। रोग सीधे जवाब नहीं देती और इसके बजाय कहती है कि अब वो लड़की की कहानी सुनना चाहती है। लड़की संक्षेप में अपनी यात्रा के अनकहे हिस्सों को सुनाती है। ठीक उसी पल सैनिक आ पहुंचते हैं और उनमें से एक गुस्से में उस हीरो बैट को कोसता है, कहते हुए कि उसे शांति से मर जाना चाहिए था बजाय पहाड़ पर आने के। उनका नेता एक नाइट खामोशी का आदेश देता है और कहता है कि वे तलाश कर रहे हैं, जिससे गुस्सेल सैनिक को माफी मांगनी पड़ती है। जैसे ही वे पहाड़ पर आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक आकृति दिखाई देती है और नाइट सैनिकों को जल्दी से सामान बांधकर पहाड़ से नीचे उतरने का आदेश देता है। रोग गुस्से में दिखाई देती है, एक चमकती हुई तलवार पकड़े हुए, और पूछती है कि क्या वे अभी भी ये सोचते हैं कि ये एक पहाड़ है। रोग कई राक्षसों को बुलाती है जो सैनिकों पर हमला कर देते हैं। रोग समझाती है कि 120 साल पहले महाद्वीप में मैसेंजर के रूप में यात्रा करते हुए उसने यहाँ डीमन किंग की सेना के अवशेष पाए, उन्हें चीर डाला और उनके टुकड़ों को तब तक बिखेर दिया जब तक कि लाशें मिट्टी नहीं हो गई और एक जंगल नहीं उगाया। रोग कहती है कि उसे डर था कि नेक्रोमैंसर इस जगह का मिसयूज करेंगे और तब से वो इसकी रक्षा कर रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि रक्षा करना अब जरूरी नहीं है। बुलाए गए राक्षस बेरहमी से सैनिकों को मार देते हैं, जिससे दूसरे घबरा जाते हैं। नाइट सभी
को शांत होने का और एक साथ आने का आग्रह करता है, इस जोर देते हुए कि एक अकेला नेक्रोमेंसर सीमित नंबर के अनडेड को ही कंट्रोल कर सकता है और इंतजार करने से स्थिति संभल सकती है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, कई लाशें उठ खड़ी होती हैं और चेहरे दिखाई देते हैं, जिससे नाइट चौंक जाता है। नाइट उस नेक्रोमेंसी पर सवाल उठाता है जो अनडेड की एक पूरी सेना बना सकती है और पूछता है कि रोग कौन है। अचानक एक राक्षस नाइट का सिर उसकी गर्दन से अलग कर देता है। रोग खुद को सम्राट का मुख और एम्पायर की आवाज घोषित करती है। एम्पायर के लोगों को मैसेंजर के शब्दों पर ध्यान देने के लिए बुलाती है। रोग अपनी तलवार से जमीन पर वार करती है, जिससे पहाड़ की धरती फट जाती है। पास के गांव में एक बच्चा पहाड़ की ओर देखता है। इन घटनाओं से हैरान होकर रोग चेतावनी देती है कि अगर एम्पायर अपने संस्थापक की इच्छा से भटकता है तो रईस और वफादार प्रजा को इसे वापस रास्ते पर लाने का अधिकार है और वो अपनी पुरानी मातृभूमि को उसके अपराधों की कीमत चुकाने के लिए कहती है। रोग का गुस्सा एक पूरी दानव सेना को मुक्त कर देता है जो गांव तक सैनिकों का पीछा करती है। सैनिकों को लगता है कि वे आखिरकार सुरक्षा तक पहुंच गए हैं, लेकिन सेना उनका पीछा करती है और गांव के अंदर उनका कत्लेआम शुरू कर देती है। हताशा में सैनिकों में से एक चिल्लाता है कि दक्षिणी इलाके में कई अनडेड देखे गए हैं और सभी स्टैंड बाय